गुरुवार, शुक्रवार, को हुआ हो। यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ दिन में अर्थात सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को हुआ हो। क्या करूं मैं? चंद्र, बुध, गुरु, चंद्र, बुध, गुरु, साला बोलते रहोगे साला, अथवा शुक्र। अपना भी कुछ होने के बाद भी अपना नहीं। यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ दिन में अर्थात सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को हुआ हो और चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र जैसा जन्म हो, जैसा जन्म हो, सूर्य के साथ स्थित हो, सूर्य के साथ स्थित हो तो वासरपति योग होता है। सूर्य के साथ स्थित हो तो वासरपति योग होता है। क्या लिखे इसमें? गुरुजी आप प्लीज एक बार ये योग का नाम लिख सकते हैं? हाँ लिख रहा हूँ। हाँ जी, मैं रिपीट करूँ इसको बोल के पूरा? यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ दिन में अर्थात सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को हुआ हो और चंद्र, बुध, गुरु अथवा शुक्र जैसा जन्म हो, सूर्य के साथ स्थित हो तो वासरपति योग होता है। वासरपति योग। स्क्रीन नहीं दिख रहा गुरुजी। एक मिनट दिखेगा। दिखा? जी गुरुजी। वासरपति योग। ठीक, अब देखिए। थैंक यू गुरुजी। नियम सभी लेने लिख लिया? जी सर। हाँ चलिए, अब देखिए दिन कितने होते हैं? 7 दिन। कौन कौन से? पहले रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक, अब ये जो वासरपति योग पढ़ने हम जा रहे हैं, इसमें हमको केवल शुभवार को लेना है, सोमवार को लेना है, बुधवार को लेना है, गुरुवार और शुक्रवार को लेना है। ठीक, इनको लेना है। सोम, बुध, गुरु, शुक्र, क्योंकि ये शुभवार हैं।
7 बारों में से ये 4 बार क्या है? शुभ बार। ठीक, अब क्या करना है? कुछ नहीं देखना है। जिसका जन्म मात्र सोम, अच्छा एक बात और जान ले इसके पहले, बार की प्रवृत्ति। सबसे पहले लंका नगरयाम उदयाच भानु तस्यै बारे प्रथमम भूर। सबसे पहले लंका में सूर्य देखा गया, वहीं से बार की प्रवृत्ति हुई है। फिर उसके बाद जो है मंदाधरा के से चतुर्था वासरा देखा, जो सूर्य से चौथे कक्षा था शनि। उसके बाद जो है इसी तरह से बार हमारे यहाँ चला। चर्चा नहीं कि आगे बताऊंगा, लेकिन बार होता कब है, कब से कब है, समय क्या रहता है? तो कहा उदयात उदयम भानु, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक क्या रहता है? एक बार होता। जैसे आज क्या है? मंगलवार है, तो मंगलवार कब तक रहेगा? तो अभी सूर्योदय जब हुआ तब से लेकर ये मंगलवार कब तक रहेगा? आज दिन भर रहेगा। के अनुसार क्या होता है कि रात्रि के 12 बजे के बाद बार बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी बार कब रहता है? एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। ठीक, एक लिख सकते हैं, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक बार की प्रवृत्ति होती है। क्या लिखे हैं? एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वार की प्रवृत्ति होती है। हाँ, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक वार की प्रवृत्ति होती है। बात आ गई समझ में? कैसे एक सूर्योदय सूर्योदय तक? वैसे आज मान लीजिए मंगलवार है, तो मंगलवार आज अभी सूर्योदय से लगा और कल सूर्योदय तक रहेगा। फिर बुधवार आ जाएगा कल, तो बुधवार कब रहेगा? कल सूर्योदय से लेकर के परसों जब तक सूर्योदय होगा तब तक रहेगा। ठीक, इस तरह से हम बार की प्रवृत्ति मानेंगे। अब जो है इसी से जो है योग बनेगा। अब किसी का जन्म मान लीजिए सोमवार को हो, सोमवार का कब समझ जाएंगे? सोमवार जब सूर्योदय हुआ अगले सूर्योदय तक। अब वो कुंडली में सोमवार का स्वामी कौन है? चंद्रमा। बताया गया था पहले दिन आप लोगों को, दूसरे दिन किसी दिन बताया गया था, पहले ही दिन बताया गया था कि जो है ग्रह है उन्हीं के नाम से ये बार बने हुए हैं। तो सोमवार को किसी का जन्म हुआ हो, सोमवार का स्वामी ये चंद्रमा, कुछ नहीं देखना। अगर वो चंद्रमा कुंडली में सूर्य के साथ कहीं बैठा दिखाई दे, ये 12 भावों में से कहीं भी चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे दे, फिर मान लीजिए किसी का जन्म बुधवार को हो और बुध जो है कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे दे, 12 भाव में से किसी भी भावों में। नियम में आपने सब लिखा है। शुक्रवार को जन्म हो, शुक्र जो है कुंडली में कहीं भी सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे। गुरुवार को जन्म हो, तो गुरुवार को जन्म हो तो गुरु 12 भावों में से कहीं भी सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे, यही मान ली बैठ गया। इसको क्या कहते हैं? बासरपति योग। क्या करते हैं लोग जो है कुंडली तो देखते हैं लेकिन बार नहीं देखते किस बार में जन्म हुआ, जबकि इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए चंद्रमा सूर्य एक साथ बैठे हैं, लोग कहेंगे अरे अमावस्या का जन्म है, चंद्रमा क्षीण है, लेकिन सोमवार को जन्म है, वो चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ गया तो बासरपति योग बनाया ना। ये राजयोग कारक होता है, इसका भी फल मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से जैसा जन्म हो उस बार क्या लेना? शुभ बार लेना है। अब ऐसे नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? कि मान लीजिए किसी का जन्म मंगलवार को हुआ हो, अब मंगल कुंडली में सूर्य के साथ बैठे, तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बार की बात हुई है शुभ बारों की।
शुभ वार में मंगल नहीं आता, तो मंगलवार को भले जन्म हो और मंगल सूर्य के साथ बैठे तो बासरपति योग नहीं बनेगा। हाँ, अगर बुधवार को जन्म हो और बुध सूर्य के साथ बैठा है तो बासरपति योग बनेगा। अब इसमें बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि उसके साथ मंगल बैठ गया तो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि नियम में तो कहा नहीं कि मंगल ना बैठे शनि ना बैठे। आपको उस जिस बार में जन्म हुआ हो वो बार शुभ होना चाहिए, उस बार का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हो तो बासरपति योग बनेगा। अब ऐसे भी नहीं बनेगा कि मान लीजिए किसी का जन्म गुरुवार को हुआ हो और शुक्र सूर्य के साथ बैठा हो। गुरुवार को जन्म हो और शुक्र सूर्य के साथ बैठा तो बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गुरुवार का जन्म हो तो गुरु को ही सूर्य के साथ बैठना चाहिए। ये नहीं कि गुरुवार को जन्म हो तो शुक्र भी शुभ ग्रह है, शुक्र भी अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो बनेगा, ऐसा एकदम नहीं बनेगा। जिस वार का जन्म हो उस वो वार शुभ हो और शुभ वार का स्वामी सूर्य के साथ बैठे। ठीक, हमको लगता आ गया होगा समझ में सभी को। एक बार रिपीट कर दीजिए गुरु जी। सर ये एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, संडे जो का अभी जन्म बोला हो आपने। क्या समझ में नहीं आया? रजनी जी नियम क्या लिखी हैं आप? सर यही नियम ही लिख रही थी मैं, वो मिस हो गया एकदम। लेट जुड़ी है ना? सर वो आते आते थोड़ा सा हो जाता है। चलिए कोई बात, तब नहीं बताएंगे। और किसको रिपोर्ट करना है? सर अगर संडे का जन्म हो तो? नहीं, तब नहीं, केवल शुभवार की चर्चा है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। गुरु जी ये और चीज किसी समझ में आई। हाँ जैसे इसमें 3 शुभ दिन लिखे हैं, सोमवार बुधवार शुक्रवार, इसमें से रवि मंगल गुरु और शनि। चार है, गुरु भी है, गुरु भी है। आप मिस कर दिए होंगे। हाँ, इसमें से इसके इनके स्वामी सूर्य के साथ बैठे हो तो ये बासरपति बनेगा। इनके स्वामी मतलब स्वामी यही हैं, उन्हीं के नाम से, ग्रहों के नाम से ही बार बने हैं ना। गुरुजी एक बात है कि पुष्पेंद्र जी समझ में आया आपको? थोड़ा सा डाउट लग रहा है गुरु जी। डाउट देखिए, ऐसे मान लीजिए ये शुभवार कौन कौन से पुष्पेंद्र जी बताइए? सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। बस मान लीजिए गुरुवार का जन्म हो, अब कुंडली में गुरु जो है सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे। शुक्रवार को जन्म हो, शुक्र कुंडली में सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे। बुधवार को जन्म हो, अब बुध जो है कुंडली में सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे। सोमवार को जन्म हो, सोम मतलब चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा दिखाई दे, तो आपको बासरपति योग कहेंगे। ठीक है गुरुजी, बासरपति का मतलब क्या होता है? किसी भी घर में वही इनके जो ग्रह हैं उसी घर में बैठे साथ में सूर्य के दिखाई दें तो बासरपति बनेगा। हाँ, 12 भावों में से कहीं भी बैठ सकता है। जी गुरु जी। ठीक है, समझ में? जी गुरुजी, बासरपति का मतलब क्या होता है? बासर मतलब दिन, पति, दिन का पति बासरपति। ठीक, क्योंकि सूर्य क्या है ना, सूर्य को भी लग्न जैसे माना गया है। मीना बेटा देखिए तेरा नंबर में वो झाड़ू लग गई। हाँ मैं वही जाऊँ। रजनी जी म्यूट कर लीजिए। मीना इसी भी ग्रुप में जुड़ी है, कहा कि झाड़ू लगवा। चलिए अब देखिए, क्या बता रहा था, डिस्टर्ब हो जाता है ना गुरुजी इसका फल। हाँ, फल नहीं, मतलब ये क्यों बना? देखिए सूर्य क्या है कि सूर्य भी लग्न जैसा होता है। हाँ, सूर्य भी लग्न जैसा होता है, आगे और समझ में आ जाएगा। तो सूर्य के साथ जब शुभ ग्रह हो और उस बार का स्वामी भी हो, जिस बार में जन्म हुआ है, तो शुभ बार की शुभता भी सूर्य को, मतलब सूर्य को लग्नवत प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दिन का पति सूर्य से ही दिन निकलता है ना। और दिन अगर शुभवार भी हो तो वो और उसमें शुभता आ जाती, इसलिए ये योग बनाया गया। कहा जन्म के शुभवार शरीर सहित नानाथ सौख्यम बदे। ठीक, अगर कुंडली में किसी सूर्य यदि शुभवार पति के साथ हो
तो नाना प्रकार के अर्थों सुखों की प्राप्ति होती। इसका फल लिख लीजिए। गुरुजी नाना जैसे प्रकार शुक्र को जन्म हुआ और सोमवार का मतलब सूर्य के साथ चंद्र बैठा हो तो भी यही मान्यता होगी ना? नहीं प्रभु, जिस बार में जन्म हो उसी बार का स्वामी। जी बीच में हट गए थे क्या आप? नहीं गुरुजी। तो कहीं और दिमाग रहता है लगता है। सब नियम बता गुरुजी दिया। इसमें एक चीज और बोलिए, जैसे सूर्य के साथ अगर चंद्रमा है तो अधम योग भी बन जाएगा गुरुजी? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब आपको यहाँ ये समझना होगा, अधम योग बना, लेकिन अगर सोमवार को जन्म हुआ तो बासरपति योग बना भी कि नहीं? जी बना। हाँ, तो वही मैं उस समय अधम योग जब बताते हुए कहा था कि एक शब्द पकड़ के फलादेश नहीं करेंगे, कई मामले में अधम योग भंग हो जाता है। अभी एक तो यहाँ भंग हुआ, आगे जब पर्वत योग सूर्य चंद्रमा से बनेगा तब भंग होगा। तो प्रायः क्या होता है, जो कुयोग होते हैं उनको सुयोग नष्ट कर देते हैं। सुयोग कुयोग हुआ हमारा क्या, अधम योग, और सुयोग क्या हुआ, बासरपति योग। ठीक है, जो अधम योग केवल पड़ेगा वो तो यही बताएगा कुंडली में आपके अधम योग है। जो बासरपति योग पड़ेगा तो नहीं कहेगा अरे आपके बासरपति बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फल इसका क्या है, बासरपति का नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लिख लीजिए फल में, विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ठीक, अब देखिए एक चीज और समझना होगा, ये बासरपति क्या है ना, वार से बना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र शनिवार। अच्छा एक बात और है, कहा गया तिथेश श्रीमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनम नक्षत्रा धरते पापम योगाद रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च पंचांग फलमुच्यते। जो ये तिथि है, ज्योतिषी लोगों को तो ये करना ही चाहिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रतिपदा तृतीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये जो तिथियां हैं 15, इनका उच्चारण अगर जो आप करते हैं डेली तो कहा तीर्थेश प्रीमाप्नोति, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाराद आयुष्य वर्धनम, अगर जो ये बार जो है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, इनका अगर जो आप डेली उच्चारण करते हैं कुछ नहीं इस तरह से, तो आयु की वृद्धि होती है। फिर कहा नक्षत्रा धरते पापम, जो ये 27 नक्षत्र हैं अश्विनी वर्ण आदि, इनका आप अगर उच्चारण डेली करते हैं तो पाप की निवृत्ति होती है। योगाद रोग निवारणम, और जो विष्कुंभाद 27 योग होते हैं उनका अगर आप डेली उच्चारण करते हैं तो रोगों से निवृत्ति होती है। और कहते करणात् सर्व कार्य सिद्धिश्च, और जो ये करण होते हैं 7 चर और स्थिर करण 11 करण जो होते हैं, इनका अगर आप उच्चारण करते हैं तो सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। ये बताया, ये बासरपति योग बना। और ये आता है राजयोग में। देखिए बात जहां ज्योतिष शास्त्र में राजयोग की आए तो उसको एक हमको समझना होगा। राजयोग मतलब ये राज शब्द जो है राजा शब्द से लिया गया है, उपलक्षणत्वात्। ठीक, राजा मतलब क्या, कहा सर्वविध साधनों उपलब्ध युक्त जना, जो सभी संसाधनों से युक्त हो, भौतिक संसाधनों से, मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, वाहन हो, जमीन हो, जायदाद हो, ये सब भौतिक संसाधनों से युक्त हो, वो राजा है। वही राजयोग अगर ज्योतिष जहां जहां नाम लिया जाता है तो आप इससे यही समझें कि भौतिक संसाधनों से युक्त, भूमि भवन वाहन मकान आदि से युक्त। ठीक, लेकिन अब इसमें एक बात और समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का भी जो है अपना अलग अलग राजयोग होता है। ठीक, जैसे कोई बड़े घर में जन्म लिया, ज्योतिष क्या है बताया था,
वराहमीर योग यात्रा में कहते कर्मान्य जन्म जनित सत्सत दैवम तत्केवलम बहुत जन्मम सत्कुलाद्य। मनुष्य का जो पूर्व जन्म का कर्म है, पूर्व जन्म कृतम को तद दैवम विकथते, जो पूर्व जन्म का शुभ शुभ कर्म है वही इस जन्म में भाग्य के नाम से जाना जाता है। जैसा कर्म वैसे जन्म, ठीक, जैसा पिछले जन्म का कर्म रहेगा वैसे उस कुल में जन्म मिलेगा। कोई अच्छा कर्म किए रहेगा तो मान लिया अंबानी के घर पैदा हो गया, तो जो अंबानी घर में पैदा हुआ वो तो राजयोग में पैदा ही हुआ। और ठीक उसी समय किसी एक गरीब झोपड़ी में जन्म हुआ किसी बच्चे का, दोनों की कुंडली तो सेम, दोनों में जो है एक ही समय में एक ही दिन जन्म हुआ तो दोनों कुंडली सेम होगी, लेकिन एक तो राजयोग में पैदा हुआ एक तो वहां पैदा हुआ, तब इसका कैसे फलादेश करेंगे? तो यहाँ ये समझना होगा, वो तो व्यक्ति जो अंबानी घर वो तो अपने कर्मों का उच्च कुल में पैदा हुआ, और ठीक जो झोपड़ी में पैदा हुआ वो भी राजयोग रहेगा, तो दोनों के राजयोग में अलग अलग रहेगा। वो तो एक तो अगला राजयोग में पैदा ही हुआ, और जो झोपड़ी में पैदा हुआ वो क्या होगा, उसमें भी राजयोग है, उसका अपना अलग राज होगा। उसका अपना अलग राजयोग कैसा होगा कि हो सकता है वो झोपड़ी से निकल करके एक अपना छोटा सा मकान बना ले, गाड़ी नहीं है उसके घर में तो साइकिल खरीद ले, नहीं तो 2 पहिया गाड़ी ही खरीद ले, इस तरह से वो उसको हो तो उसके लिए वही राजयोग है। हम लोग मध्यम परिवार से पढ़े लिखे नौकरी लग गई, हमारे लिए यही राजयोग है। बाकी तो अंबानी घर जो पैदा हुआ तो राजयोग में पैदा हुआ, वो बस उतने के संभाल ले, उसके लिए वही राजयोग है। इसीलिए बताया कि खेता यदा पंच निजोच संस्था, जो सामान्य व्यक्ति है उनके कुंडली में बताया कि 5 ग्रह उच्च के होने चाहिए तब सार्वभौम राजा हो। और एक जो बड़े घर में पैदा उसके लिए राजा के लड़के की राजयोग बताया, उसके लिए थोड़ा मोड़ा अभियोग हो ना तो राजयोग बन जाता है। मतलब राजा के लिए राजपुत्र का अलग राजयोग बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और सामान्य व्यक्ति के लिए अलग राजयोग बताया गया है। इसको थोड़ा जब फलादेश करेंगे तो ध्यान में रख के करेंगे। बाकी तो ये आप योग पढ़ रहे, राजयोग चामर योग हो गया, कुलदेव सब में मिलेगा, लेकिन उसका एक अपना अलग होगा। हाँ, जहां था कुलदीपक योग है तो निश्चित रूप से उसमें कुलदीपक योग का फल मिलेगा। अब ये नहीं कि एकदम टॉप लेवल पर, फिर जो परिवार में है उससे थोड़ा कुछ तो अच्छा करेगा ही, नहीं कुछ करेगा तो पीएचडी तो कर लेगा, जो उसके खानदान में कोई नहीं किया होगा पीएचडी। जरूरी नहीं कि नौकरी लगना कमाना, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी जो है आजकल संपन्न होना मतलब केवल नौकरी तक सीमित रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक को समाज में प्रतिष्ठित हो, समाज में प्रतिष्ठा मिल रही हो, वो भी संपन्नता की दृष्टि में आता है। इस तरह से इसका हम फलादेश करेंगे, बात आई समझ में? हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है विशेष दैवयोग कहा जाए, पूर्व जन्म का प्रबल कर्म कहा जाए, कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो जाता है। मोदी जी की कुंडली उठा के देख लीजिए, उनसे अच्छे राजयोग आप लोगों की कुंडली में होगा। अब सोच लीजिए मोदी जी जिस समय जन्म लिए होंगे तो क्या वो अकेले लिए होंगे? तो सर्वे में आता ना कि पता भारत में हर सेकंड में इतने बच्चे पैदा होते हैं, उनके साथ तो और कई हो गए ना, कई लोग हो सकता है कहीं चाय ही बेच रहे हो, कई हो सकता है पान की दुकान ही खोले हो, लेकिन कुछ एक विशेष दैव शक्ति होती है, दैव कृपा होती है, पूर्व जन्म का इतना प्रारब्ध रहता है कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो जाता है। चलिए, ये क्या है? बासरपति योग है, नाना प्रकार के सुखों अर्थों की प्राप्ति कराता है विभिन्न प्रकार। ठीक, आगे चले तो बासरपति योग आ गया समझ में? जी गुरु जी आगे। जी गुरु, एक प्रश्न था कि राजयोग के लिए केवल वासरपति योग देखेंगे, किसी और का भी कुछ और कोई दूसरा योग भी साथ में हो सकता है? अरे सर, सब देखेंगे, अभी गजकेसरी योग है, चामर योग है, जो पढ़े कुलदीपक है, ये सब राजयोग है, केवल यही थोड़ी है, एक थोड़ी राजयोग है, 5000 राजयोग है। ठीक है, सबसे फलादेश करेंगे बासर। अभी और आगे कितना पढ़ेंगे, 100 से ज्यादा राजयोग तो आप जान ही जाएंगे 1 महीने में।
अधिक है, तो ये बासरपति योग होता है। अब देखिए एक और इससे मिलता जुलता नियम है, उसको भी पढ़ लीजिए। कहा 12 दिन से तुरंत लूढ़े इसलिए लूढ़ प्रिया। लिख लीजिए, जिस बार में जन्म हो उसका स्वामी यदि तुला राशि में स्थित हो जिस बार में जन्म हो उसका स्वामी यदि तुला राशि में स्थित हो तो जातक स्त्रियों में आसक्त होता है। जिस बार में जन्म हो उसका स्वामी यदि तुला राशि में स्थित हो तो जातक स्त्रियों में आसक्त होता है। क्या लिखे हैं? जिस वार में जन्म हो उसका स्वामी यदि उसका तुला स्वामी राशि यदि में तुला स्थित हो राशि में स्थित हो तो जातक स्त्रियों में आसक्त होता है। लिख लिया सभी लोगों ने? अब देखिए, अब इसमें क्या करना है। अभी तक हमने केवल ग्रहों को लिया, ठीक? किसको लिया? शुभ ग्रहों को। अब हम क्या करेंगे, ये जो योग है इसमें हम 7 वारों को ले लेंगे। इसमें केवल हमने शुभ वारों को लिया था अभी बासरपति योग में, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 वारों को लेंगे। रविवार को, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार को, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 को लेंगे, ठीक है? अब कुछ नहीं देखना है हमको इस योग में। उसमें के बासरपति योग में केवल हमने शुभ वारों को लिया, अब इसमें हम 7 वारों को लोगे। स्त्री आसक्ति योग में क्या, अब रविवार को जन्म हो तो कहीं भी कुंडली में जो है सूर्य तुला राशि में बैठा हो। तुला राशि मतलब 7, जहां 7 लिखा हो सूर्य बैठा हो। सोमवार को जन्म हो, चंद्रमा जो है कहीं भी 12 भावों में से कहीं भी आपको तुला में बैठा दिखाई दे। मंगलवार को जन्म हो, कुंडली में कहीं भी मंगल जो है तुला राशि में दिखाई दे। बुधवार को जन्म हो तो बुध 12 भावों में से कहीं भी आपको तुला राशि में बैठा दिखाई दे। शुक्रवार, गुरुवार को जन्म हो, गुरु कुंडली में कहीं भी तुला राशि में बैठा दिखाई दे। शुक्रवार को जन्म हो तो शुक्र 12 भावों में से कहीं भी तुला राशि में बैठा दिखाई दे। शनिवार को जन्म हो, शनि कुंडली में 12 भावों में से कहीं भी तुला राशि में बैठा दिखाई दे तो ये स्त्री आसक्त होता है। ऐसा व्यक्ति तो स्त्रियों में आसक्त रहता है, मतलब समझ गए होंगे, एक स्त्री को छोड़कर दूसरे में मन लगा रहता है। अब उसमें और ग्रह स्थिति हो तो एकदम रत हो जाएगा, नहीं तो मानसिक रूप से रहेगा। ये चीजें फलादेश करेंगे। ये केवल पुरुषों की ही कुंडली में देखना है, इसका उल्टा स्त्री को कुंडली में प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? गुरुजी पहचाने कैसे कि ये तुला राशि में है? ये एक मिनट, 7 में रहेगा तो कैसे एक होगा? मिनट, उन्होंने हमसे प्रश्न किया। पुष्पेंद्र आप पूछे हैं? जी गुरुजी। हाँ, राशियां आपको याद है 12? कुछ भूल रहा हूँ, कुछ याद है गुरुजी। तो बिल्कुल आप भूलते रहिए, ठीक है? मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, ये याद कर लीजिए। 8वें नंबर की राशि कौन सी है पुष्पेंद्र जी? वृश्चिक राशि गुरुजी। और 7वें नंबर की? तुला। हाँ, तो ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे कि मंगल कहाँ बैठा है? 7 मतलब तुला है ना, तुला में ना बैठा है। मतलब ये
ये चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि घर में माना जाएगा कि कौन से घर में है, तो नहीं, गिनती में माना जाएगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक और दे दीजिए ना गुरु जी। ये 12 भाव दिख रहे हैं, ठीक है जी। चलिए एक मिनट एग्जाम्पल सभी को दे देते हैं, क्योंकि ये सबको समझना जरूरी है। ये देखिए, ये जो है ये कुंडली है, 12 भाव है। इसको हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। इतना आ गया समझ में? जी गुरु जी। ये 12 भाव है, ये क्या है? फिक्स है, इनमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो ये उत्तर भारतीय कुंडली है, बाकी जो उड़ीसा, दक्षिण भारतीय इत्यादि में बनती है ना कुंडलियां, उसमें क्या है, भाव जो है स्थिर नहीं है, भाव चलायमान है। यहाँ क्या, हमारे यहाँ भाव स्थिर है, राशियां चलायमान। ठीक, प्रथम, द्वितीय भाव, द्वादश भाव, ये तो फिक्स है। इसीलिए मैंने कहा था पहले आप लोग 108 कुंडली इस तरह से 1, 2, 3, 12 लिखकर बनाए, कि जब बात आए दसम भाव की तो तुरंत हमारा दिमाग यहाँ चला जाए। जब बात हम चतुर्थ भाव की करें तो तुरंत हमारा यहाँ चला जाए। दसम भाव की बात करें तो हमारा नजर यहाँ आए। सप्तम भाव की बात करें तो दृष्टि हमारी यहाँ आ जाए। इस तरह से अब ये जो नीचे कुंडली आप लोगों को दिख रही है, यहाँ क्या करना है, अब कोई भी राशि, जैसे जो संख्या लिखी रहती कुंडली, जैसे मान ली 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे होगा। 12 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद एक आएगा। एक आएगा, हाँ। 12, 1, 2, 3, 4। अब देखिए क्या करना है इस पे। अब जैसे बात आए हम पूछें तुला राशि यहाँ पे कहाँ है, पुष्पेंद्र जी? तो ये जो गिनती लिखी है नीचे, ये जो गिनती लिखी है ये राशियां हैं। क्या है जी? क्या है गिनती? राशियां हैं, राशि है। तो तुला राशि कहाँ पे है, किस भाव पे है, बता सकते हैं पुष्पेंद्र जी आप? तीसरे भाव में गुरु जी। हाँ, वेरी गुड। तीसरे भाव में क्या है, तुला राशि है। अब चूंकि हम तुला राशि ये नहीं कि 7वीं राशि है तो ये जो है 11 जो है ये आ जाएगा तुला राशि, ऐसा नहीं। हमारी तुला राशि तीसरे भाव में, जहां तीसरा भाव है वहां 7 लिखा, इसमें तुला राशि। अब उसी तुला राशि में जिस बार में जन्म हो वहां क्या हो जाए, सूर्य बैठा दिखाई दे। मंगलवार को जन्म हो, मंगल दिखाई दे। रविवार को जन्म हो, सूर्य बैठा दिखाई दे। सोमवार को जन्म हो, चंद्रमा तुला राशि में बैठा दिखाई दे। तो क्या होता है, जातक स्त्रियों में आसक्त होता है। ठीक है पुष्पेंद्र जी? जी गुरु जी, आगे समझ। बस कुछ नहीं, आपको 7 संख्या जो जहां लिखे उसमें बैठा दिखाई दे दे, जिस बार में जन्म हो उस बार का स्वामी। अब देखिए क्या होता है। अब आप लोगों को जिसको नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी में अभ्यास करना है। अब हम आपको एक ऊपर दिखा दिए भाव स्थिर और दूसरा उसमें दिखा दिए राशियां। अब जरूरी नहीं जहां 5 लिखा है वहां 5 की जगह 1 भी, 2 भी, 1 से लेके 12 तक की कुछ भी संख्या लिखी जा सकती है। अब जैसे हम कहे इसमें लग्नेश कौन है, तो आप जानते हैं लग्न होता है ये। ठीक, लग्न में लिखा है 5, तो लग्न का ईश मतलब लग्नेश, ईश मतलब स्वामी। तो लग्न में लिखा है 5, तो 5वीं राशि कौन सी होती है? सिंह। तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य। तो लग्नेश कौन हुआ? सूर्य। अब अगर हम बात करें कि इस कुंडली में जो नीचे है इसमें सप्तमेश कौन है?
तो आप लोग अभ्यास किए होंगे 108 कुंडली बना करके, तो सीधे आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? यहाँ सप्तम भाव पे। ठीक? हम बता रहे हैं ना, सप्तम भाव में आपकी दृष्टि, पूछा गया सप्तमेश, तो सप्तम मतलब सातवां, इस मतलब का स्वामी, तो सीधे आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव में हम क्या देख रहे हैं? सप्तम भाव में लिखा है 11। अब आपने अभ्यास किया ही है, तो 11 नंबर आप जानते हैं, 11 नंबर की राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी हुआ शनि, तो सप्तमेश कौन हुआ? शनि। अब अगर पूछा जाए इस कुंडली में दशमेश कौन है, तो आप लोग जानते ही है कि दसम भाव में, आप लोग जान गए कि दसम भाव ये है, दसम भाव में लिखा है 2, तो 2 कौन हुआ? दूसरी राशि, 2 मतलब ये लिखा है राशि लिखी है, तो दूसरी राशि कौन होती है? वृष। वृष राशि का स्वामी शुक्र, तो दशमेश कौन हुआ? शुक्र। अब ये नहीं कि दशमेश हम करेंगे तो दशमेश मतलब हुआ दसम राशि हुई मकर, और मकर राशि स्वामी हुआ शनि, तो दशमेश शनि, ऐसा नहीं है। दशमेश मतलब दसम भाव में स्थित राशि, उस राशि का स्वामी दशमेश। बताइए समझ में? इसको नहीं समझ में बोलिए, पहली बात जो पढ़ रहे हैं। आ गया गुरुजी। गुरुजी यही चीज अगर स्त्री जो स्त्री की कुंडली में पाई जाती है, उसमें क्या करेंगे फिर अपन? कुछ नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल दिया था। तो उसमें बताना कुछ नहीं है अपन को, मतलब इस नहीं, तरीके से कुछ नहीं बताना जी। चलिए, अब देखिए पुष्पेंद्र जी, जी गुरुजी। बताइए इस कुंडली में आप चतुर्थेश कौन है? पहला है मेष। मेष राशि हो गई, और मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। तो चतुर्थेश कौन हुआ? तो मंगल होगा गुरुजी। हाँ, तो ये इतना सोचना ना पड़े, अभी आपको सोचना पड़ रहा है। मैं पुष्पेंद्र जी के सहारे मैं अन्य लोगों को भी कह दे रहा हूँ, जिनको अभी चतुर्थेश पता करने में सोचना पड़ रहा है, वो अभी भी अलर्ट हो जाए, क्योंकि बात जो है आगे जब पल्ला दे शुरू होगा ना कल से, तो फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 108 पहले उस तरह का चक्र बनाइए जिस तरह मैं बताया था, फिर इस तरह राशि का क्रम और उसका स्वामी तुरंत दिमाग में, चतुर्थेश कौन है, तुरंत आपकी नजर चौथे भाव पे जाए, चौथे भाव पे संख्या दिखे, उसका स्वामी नजर आ जाए कि चतुर्थेश मंगल। ठीक? गुरुजी एक प्रश्न था कि जैसे ये वासरपति योग आप बताए हैं, तो वासरपति योग में मान ली किसी का जन्म गुरुवार को हुआ हो और गुरु शुक्र सूर्य के साथ ये तुला राशि में बैठा हो, तो ये वासरपति योग में स्त्री आसक्ति दोनों चीजें आज राजयोग भी रहेगा, स्त्री आसक्ति योग भी रहेगा।